गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने शिक्षण के सिद्धांत पढ़े थे। उसमें से कुछ शिक्षण के सिद्धांत अभी बाकी रह गए थे। उन शिक्षण के सिद्धांतों को अब हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो अगला शिक्षण का सिद्धांत है वह है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक बिहेवियर, यानी जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा का माहौल जनतंत्रात्मक होना चाहिए। जनतंत्रात्मक से ऐसे कि छात्र अपने भावों और विचारों का स्वतंत्रतापूर्वक प्रदर्शन कर पाएँ। उनकी जो भी जिज्ञासाएं हों शिक्षक उन्हें शांत करे। ऑटोक्रेटिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए बल्कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी शिक्षक को छात्रों की विचारों और भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। तो एक सफल शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक अपनी कक्षा का माहौल डेमोक्रेटिक या जनतंत्रीय रखे। इसके बाद अगला जो शिक्षण का सिद्धांत है वह है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यह सिद्धांत ये कहता है कि कक्षा में सभी बालक समान नहीं होते, उनकी योग्यता, क्षमता, रुचियां अलग अलग होती हैं। तो शिक्षक को शिक्षण की प्लानिंग करने के पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वह समस्त तरह के बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षण की प्लानिंग करे, शिक्षण विधियों का चुनाव करे और कक्षा में उनका प्रेजेंटेशन करे। क्योंकि अगर जैसे आप सभी जानते हो कि एक कक्षा में प्रतिभाशाली, औसत बुद्धि, मंद बुद्धि, 3 तरह के प्रमुख रूप से छात्र पाए जाते हैं। अगर शिक्षक केवल प्रतिभाशाली छात्रों को ध्यान में रख कर शिक्षण कार्य करेगा तो उससे बाकी 2 वर्ग के जो छात्र हैं उनको विशेष लाभ नहीं होगा। तो हमेशा ये याद रखिए कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत कक्षा में लागू करना चाहिए। फिर अगला जो शिक्षण का सिद्धांत आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, यानी विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षक को विषय सामग्री को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके शिक्षण कार्य करना चाहिए। यानी कोई भी विषय सामग्री अगर हम एक साथ पढ़ाएंगे तो बच्चों को सीखने में दिक्कत आएगी। इसकी जगह पर क्या करना चाहिए, उसे कोई भी विषय सामग्री जो भी है, जो भी टॉपिक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेना चाहिए। इसको जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कि हम अगर मान लीजिए मुग़ल काल पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मुग़ल काल पढ़ रहे हैं तो हम जैसे मुग़ल काल में आपने देखा होगा कि जैसे बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि विभिन्न शासक हैं। तो हम जब मुग़ल काल का शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे शासकों के बारे में बताते हैं। हम पहले जैसे मान लीजिए अगर हमने बाबर के बारे में शिक्षण कार्य शुरू किया तो हम उस जो बाबर टॉपिक है उसको भी कई कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। यानी सबसे पहले उसका प्रारंभिक जीवन, फिर उसके बाद उसकी प्रारंभिक विजय, फिर इसके बाद उसका शासन तंत्र, फिर उसका स्थापत्य कला। इस तरह से हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और इस तरह से हम शिक्षण कार्य करते हैं। तो इससे छात्रों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और उन्हें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होता। इसके बाद जो अगला शिक्षण का सिद्धांत है वह सिद्धांत कहलाता है निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत। निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत क्या कहता है? निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों में निर्माणात्मक रुचियां स्वाभाविक रूप से होती हैं। और मनोरंजन का सिद्धांत ये कहता है कि अगर छात्रों को एक ही तरह से शिक्षण कार्य किया जाएगा कक्षा में तो छात्रों में मेंटल फटीग या मानसिक थकान का अनुभव वो करने लगेंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि शिक्षण करते समय शिक्षक को निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत अपने शिक्षण में लागू करना चाहिए। जैसे कि रुचियां कई तरह की होती हैं, जैसे उसमें से एक रुचि होती है निर्माण की रुचि, यानी बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है निर्माणात्मक कार्यों में।
तो शिक्षक को शिक्षण करते समय उसे ऐसा पर्यावरण निर्मित करना चाहिए या अपनी शिक्षण की प्लानिंग करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि वह छात्रों की ये जो निर्माणात्मक रुचियां हैं इनको भी संतुष्ट कर पाए, यानी पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से या शिक्षण करते समय ही कुछ ऐसी क्रियाओं का आयोजन करे जिसमें छात्रों को कुछ निर्माण करना हो। ठीक है। मनोरंजन का सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षक को एक ही तरह यानी लेक्चर मेथड का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बीच में उदाहरण या किसी कहानी का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन भी हो और वो सीखने के लिए फिर से तत्पर हो जाए, वरना उनमें मानसिक थकान का अनुभव वो करने लगेंगे। फिर इसके बाद जो अगला शिक्षण का सिद्धांत है वह है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षक चाहे जितना अच्छा शिक्षण कार्य करे, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं और वो सामान्य बच्चों की गति से नहीं सीख पाते, उन्हें सीखने में कुछ ना कुछ कठिनाई का अनुभव होता है। तो ये जो उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग, ये सिद्धांत ये कहता है कि हमें ऐसे बच्चों की पहचान कर लेनी चाहिए। और पहचान हम करेंगे कैसे? इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें बच्चों का एक टेस्ट लेना चाहिए। टेस्ट में हम देखें कि जो छात्र अपेक्षित अधिगम को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों की हमें छँटनी कर लेनी चाहिए और उन बच्चों की छँटनी करने के बाद उनकी रिमेडियल टीचिंग करनी चाहिए, ताकि वह जो कक्षा में सामान्य ढंग से नहीं सीख पा रहे तो उनके लिए अलग से आप उपचारात्मक शिक्षण देकर उनको सामान्य बच्चों के बराबर लाने का प्रयास करें। तो ये शिक्षण के सामान्य सिद्धांत थे। कुछ शिक्षण के सिद्धांत और हैं। इसमें से जो शिक्षण का सिद्धांत है वह है सृजनात्मकता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी का सिद्धांत ये कहता है कि समस्त छात्रों में कुछ ना कुछ सृजनात्मकता होती है। शिक्षक को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, हर बच्चे में कुछ ना कुछ सृजनात्मकता होती है। तो हमें उसकी इस सृजनात्मकता को ऐसा पर्यावरण देना है ताकि उसकी सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी और निखर के आए। अगर हम उसे पर्यावरण नहीं देंगे तो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो वहीं रह जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आज की कक्षा में बच्चों हम लोगों ने शिक्षण के सिद्धांत समाप्त कर लिए हैं। अगली कक्षा में हम लोग शिक्षण के सूत्र पढ़ेंगे। आशा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इन वीडियोज़ से सहायता मिलती होगी। हम लोग अगली कक्षा में शिक्षण के सूत्र पढ़ेंगे, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।